पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चले रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड मौसम विभाग ने प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। शासन प्रशासन भी हर परिस्थिति से निपटने के लिए मुस्तैद। हल्द्वानी में आशाओं का महिला अस्पताल में धरना प्रदर्शन। सीएमएस उषा जंगपांगी का किया घेराव। हेल्थ सेक्टर में डिजिटल होता उत्तराखंड। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत अब तक बन चुकी हैं 22,44,000 से अधिक डिजिटल हेल्थ आईटी। काशीपुर में अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेसियों ने दिया धरना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव के तहत डिजिटल प्रदर्शनी और सेमिनार का शुभारंभ किया, जहां पर उन्होंने प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों को संबोधित करते हुए देश और प्रदेश के विकास के लिए काम करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कृषि मंत्री गणेश जोशी के मसूरी पहुंचने पर मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल, महामंत्री कुशाल राणा, सभासद अरविंद सेमवाल और सतीश ढोंडियाल ने मुख्यमंत्री का फूलों के गुलदस्ता देकर स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी से कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मसूरी सेंट जॉर्ज कॉलेज के हेलीपैड पहुंचे, जहां पर उन्होंने सेंट कॉलेज के छात्रों से हेलीपैड पर वार्ता की। इस मौके पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। सभी प्रशिक्षु आईएएस को मिशन योजना के तहत कार्य के तहत लगाया जा रहा है। आईएएस अधिकारियों ने विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अपनी सेवाएं दी हैं। भारत की आधारशिला आत्मनिर्भर भारत बनाए जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार काम कर रहे हैं। वहीं भारत को विकासशील देश बनाए जाने की जिम्मेदारी को आईएएस अधिकारियों के कंधे पर है। आजादी का अमृत महोत्सव हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में मनाया जा रहा है, और जहां पर हमारे ये आईएएस प्रशिक्षु हैं, इनको भी जो है आगे जो है मिशन योजनाकार के तहत जो है इन सभी को लगाया जा रहा है, और इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में जाना है। विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जो भारत की आधारशिला है, आत्मनिर्भर भारत है, जिस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री ले जा रहे हैं, उसको साकार करने का काम इन सबके कंधों पर है। ये सब मिलकर काम करेंगे। आज हमने जाकर वहाँ पर सभी को शुभकामनाएं दी और सभी को एक तरह से उनसे इंटरेक्ट किया। वहाँ की अग्निपथ योजना ये पूरी तरह से नौजवानों के हित में योजना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सोच विचार कर इस योजना को देश को समर्पित किया है, और उत्तराखंड राज्य के अंदर जो भी अग्निवीर इस योजना में हिस्सा लेंगे, इस योजना का अहम भाग बनेंगे, उसके बाद जब वो अपने 4 साल का कालखंड पूरा करेंगे तो हर क्षेत्र में हम उनको प्राथमिकता से लेंगे, और भारत के अंदर बहुत सारी कंपनियां उनको प्राथमिकता से लेंगी। हमारे अन्य जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं, उनमें भी उनको प्राथमिकता से लिया जाएगा। उनके लिए कहीं कोई कमी नहीं है। देशभक्ति का जज्बा जिनके अंदर रहेगा, उनके लिए काम की कोई कहीं, मैं समझता हूँ कि किसी प्रकार का कहीं कमी नहीं होगी। देखिए, हम शुरू से एक बात कहते रहे हैं कि 4 धाम यात्रा में आने वाले सभी यात्रियों से कि उनकी यात्रा सुरक्षित हो, सरल हो, सुगम हो, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। और जो 4 धाम में आने वाले यात्री हैं, मौसम का जब भी इस प्रकार का पूर्वानुमान होगा तो सभी को हम सूचित करेंगे, उसी के आधार पर सभी लोग यात्रा करें। और अभी तक यात्रा में 25 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं। एक महीना 20 दिन के अंतराल में 25 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालु उत्तराखंड की धरती पर आ गए हैं, उन्होंने देव दर्शन किए हैं। और इस बार यात्रा का सचमुच एक रिकॉर्ड बनने वाला है, और हमारी कोशिश है कि यात्रा सुचारू रूप से अच्छी और व्यवस्थित चलती रहे। यूनिफॉर्म सिविल कोड की तमाम कार्रवाइयाँ चल रही हैं, और रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कमेटी ने काम करना शुरू कर दिया। नोट बनाएगी, एक ड्राफ्ट बनाएगी, उस ड्राफ्ट के आधार पर हम उसको लागू करने की कार्रवाई करेंगे। लंबे समय से चले आ रहे खानपुर क्षेत्र के मिलिट्री और भंगेड़ी महावतपुर गांव के रास्ते विवाद को लेकर सोमवार को भारतीय किसान यूनियन रोड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान संगठन के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी धरने पर बैठ गए हैं। भारतीय किसान यूनियन रोड के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी पदम रोड ने बताया कि लंबे समय से ग्राम भंगेड़ी महावतपुर और मिलिट्री में रास्ते को लेकर विवाद चला आ रहा है, जिसमें उप जिलाधिकारी से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों से कई बार वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है।
आरोप है कि ये रास्ता पहले से चलता आया है, जिस पर भंगेड़ी महावतपुर गांव सहित 3 गांव के लोग गुजरते हैं। लेकिन मिलिट्री के द्वारा कोरोना का बहाना लेकर इस रास्ते को बंद कर दिया गया है, जिस कारण ग्रामीणों को कड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें 8 से 10 किलोमीटर घूमकर आना पड़ता है और 20 से 25 हजार लोगों की आबादी होने के बावजूद वो रास्ता बंद कर दिया गया है, जिस कारण ग्रामीणों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहीं उन्होंने कहा कि वो रास्ते को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। तो मुद्दा यहाँ का जो भंगेड़ी का एक मेन रास्ता इनका बंद कर दिया कोरोना काल कहकर, वो जो कि पहले से ही चला आ रहा था। उन लोगों को वहाँ दिक्कत है बहुत बेतुकी, उन्हें 8-8 किलोमीटर घूम के आना पड़ रहा है। इसके बारे में कई बार वार्ता हो चुकी है, एसडीएम साहब, डीएम साहब, सब ने इन पर वार्ता हो चुकी, पर कोई हल नहीं निकल पाया चलो। तो एक तो हमारा मेन मुद्दा और रास्ते का, दूसरा चकबंदी, बिजली आदि बहुत है किसानों के संबंधित है। ये भी हमारे जो भंगेड़ी के लोग हैं सब किसान यूनियन से जुड़े लोग हैं, किसान लोग हैं, किसान मजदूर सब, इसमें फौजी लोग भी हैं। तो हम जो यह बात अपने एसडीएम साहब के यहाँ रखनी, भाई हमारी व्यवस्था करो। हमें चलो तुम्हें जो दिख रहा है भाई इसमें को कॉलोनी में को यहाँ को मिलट में को हमें रास्ते का तो बंद कराओ, बराबर में करा दो, कोई इनके पास बनाओ, कोई व्यवस्था तो करो। कोई प्रशासन यहाँ का, हमको यहाँ टकराव के लिए नहीं आए। अगर हमें प्रशासन तो कोई टकराव का ही वो है, हमें तो अपना रास्ते का हल निकलवाना। रास्ता कैसा निकला, 20-25 हजार आदमी की आबादी है, उनका कोई रास्ता निकलना चाहा, यो इस मेन मुद्दा। अध्यक्ष जी, रास्ते का जो मुद्दा है वो विचाराधीन है न्यायालय में और क्षेत्रीय विधायक खानपुर। विचाराधीन मुझे तो इस बारे में पूरा पता नहीं कि न्यायालय में है। अगर न्यायालय में है तो वो बात करेंगे, देखेंगे कि न उसी कॉपी मिलेगी कोई। अगर न्यायालय में होगा तो न्यायालय तो सर्वोपरि है यहाँ का, न्यायालय की बात को कौन काट देगा। क्षेत्रीय विधायक, कुछ विधायकों की तो बात ऐसी होती है, विधायक तो अपनी वोट लेने के उसमें करते हैं, इनका तो फंडा है ये तो अपनी वोट ले लेते हैं, पब्लिक को भगाएगा हम तुम्हारा ये करा देंगे, वो करा देंगे, कराना कुछ नहीं। हम ये कह रहे अब चलो जो भी है इसका रास्ते का हल तो निकला, या तो पास ही बना। कुछ लोगों के वहाँ से जो विकलांग है, महिला हैं, लड़की हैं, बुजुर्ग हैं, तो कोई रास्ता सा कोई बिल्कुल है, सरकार एक कुछ तो बन नहीं दे रहे, एक आप बंद कर रहे, तो फिर या 25 हजार की आबादी कहाँ जाएगी भाई, इसका तो कोई रास्ता निकाल लो। होगा मामला एक जो हमारा एक रास्ता है डंडेरा का, जो कि डंडेरा स्टेशन से भंगेड़ी महावतपुर का जो रास्ता डंडेरा स्टेशन पे जो जाता है, वो कोरोना काल का एक बहाना लेकर के ना आर्मी वालों ने बंद कर दिया था। लेकिन वो बहाना इनको ऐसा मिला कि उसको परमानेंट ही इन्होंने बंद कर दिया। अब वहाँ से इतनी परेशानी हो रही है कि हमारे ग्राम पंचायत भंगेड़ी वालों के बच्चे स्कूल जाते हैं, कोई बीमार है या कुछ भी ले लो, अगर वो रास्ते का एक मतलब कोई भी वो उस रास्ते को किसी भी तरह से खोलने के लिए तैयार ही नहीं है। और कई बार इसे लेकर प्रशासनिक जो भी अधिकारी हैं, एसडीएम है, डीएम है, उच्च अधिकारी या मुख्यमंत्री तक भी इसको जो है अवगत करा जा चुका है, लेकिन कोई भी हल नहीं निकल पा रहा है इस मामले का। तो अब परेशान होकर के हमारी ग्राम पंचायत महावतपुर भंगेड़ी महावतपुर वालों ने अब किसान यूनियन का सहारा लिया है, किसान यूनियन तो पहले भी कर रहे हैं वो, लेकिन अब उसमें क्या है कि अब अनिश्चितकालीन धरने के लिए पूरा गांव हमारा तैयार है कि क्या है कि या तो मरना ही है बस। अब क्या करें, अब गांव का एक विकास का एक मेन चीज़ क्या होती है, विकास का रास्ता, वो रास्ता ही बंद है, क्या होगा भविष्य हमारे गांव का, आप ये अंदाजा लगा सकते हो। आज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत बन रही हेल्थ आईडी के महत्व को लेकर प्रदेशवासी काफी जागरूक हैं। इसी का नतीजा है कि कम समय में ही यहां 22,44,889 लोगों की हेल्थ आईडी बन चुकी है। डिजिटल वर्ल्ड में स्वस्थ कल के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का अपना महत्व है। केंद्र की ओर से संचालित इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में रहने वाले हर व्यक्ति की हेल्थ आईडी बनाई जानी है, जिसमें उसका स्वास्थ्य संबंधी सारी जानकारियां रहेंगी। इसके अलावा 913 चिकित्सा सेवाएं देने वाले डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ में नर्सों ने खुद को इस मिशन में पंजीकृत कर लिया है। वहीं HFR के अंतर्गत चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराने वाले 130 अस्पतालों ने भी खुद को ABDM में पंजीकृत किया है। डिजिटल हेल्थ आईडी, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री HPR और हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री HFR को बनाने का कार्य निरंतर चल रहा है। जाहिर तौर पर इस रफ्तार का अहम कारण ये भी है कि राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से इसके लिए खासे प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले कई दिनों से विकास खंड पाबो के अंतर्गत सपलोड़ी व भट्टी गांव क्षेत्रों में दहशत का पर्याय बना गुलदार सोमवार सुबह 5 बजे पिंजरे में कैद हो गया, जिसके बाद गुलदार को पौड़ी नागदेव रेंज लाया गया, जहां मेडिकल के बाद गुलदार को अन्यंत्र जगह घने जंगलों में छोड़ दिया जाएगा। वन रेंजर अनिल भट्ट ने बताया कि पिछले दिनों सपलोड़ी और भट्टी गांव में गुलदार ने 2 अलग-अलग घटनाओं में 2 महिलाओं को अपना निवाला बनाया था, जिसके बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल था।
उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की मांग के बाद गुलदार को पकड़ने के लिए क्षेत्र में 3 पिंजरे लगाए गए थे, जिसके बाद सोमवार सुबह 5 बजे गुलदार गवाड़ी वार्ड में लगाए गए पिंजरे में कैद हो गया। देखिए, आज सुबह 4:30 बजे स्टाफ और ग्रामवासियों द्वारा सूचना दी गई कि ग्वाड़ीघाट भट्टी गांव में जो हम लोगों ने ग्रामवासियों और माननीय जनप्रतिनिधियों के अनुरोध पर वहाँ पिंजरा लगाया गया था कि एक गुलदार ट्रैप हुआ है, उसको तत्काल हम लोग जो है उसे रेस्क्यू करके अपने रेंज ऑफिस में ले आए हैं। और अभी पूर्णतः जो प्रथम दृष्टया गुलदार पूर्णतः स्वस्थ है और अभी इसका जो है स्वास्थ्य परीक्षण जो है वेटरनरी के द्वारा किया जाएगा। उनको मैंने पत्र भेज दिया है। गांव की जहां तक बात है कि 3-4 स्क्वायर किलोमीटर पर ये 3-4 गांव बसे हुए हैं, सपलोड़ी, सरना, भट्टी गांव, कुलमोरी। यहाँ पर कुछ गुलदार की गतिविधियाँ अधिक देखी जा रही हैं और ग्रामवासियों का इसके बाद भी कहना ये है कि अभी गुलदारों की वहाँ पर प्रेजेंस है। तो मैंने उनसे अनुरोध किया है कि अगर आप लोगों को पिंजरे वहाँ पर यथावत रखने हैं तो उसका पुनः प्रस्ताव हमारे पास भेज दें, क्योंकि बीते 24 जून को समून फाउंडेशन ऋषिकेश द्वारा ढालवाला स्थित संस्कार सृजन विद्यालय में कक्षा 5 और कक्षा 3 में अध्ययनरत अनाथ भाई बहन आरुषि दामन और केशव दामन का संपूर्ण वार्षिक शैक्षणिक शुल्क 23,560 रुपए का भुगतान विद्यालय को चेक के माध्यम से किया गया है। समून फाउंडेशन के प्रमुख सदस्य कमल जोशी ने बताया कि आरुषि और केशव मूल रूप से ग्राम पंचायत बोरगांव पट्टी दोगी टिहरी गढ़वाल के निवासी हैं, जिनके माता पिता का देहांत बहुत समय पहले हो चुका है और ढालवाला निवासी उनके ताऊ भीम सिंह दवान द्वारा इन बच्चों का लालन पालन किया जा रहा है। मैं कमल जोशी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि समूह फाउंडेशन के जरिए वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आगे भी इसी तरह से जो नियमित कार्य हैं वो करते रहें। उनके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। जितने भी इन लोगों ने इन बच्चों की मदद करी, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम जगदीश सिंह है। मेरा छोटा भाई लक्ष्मण सिंह की जान कर दिया है और उनसे वाले की मदद कर रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। उत्तरकाशी जनपद के नगर मंडल चिन्याली सौड़ की मंडल कार्य समिति की बैठक फील्ड हॉस्टल चिन्याली सौड़ में मंडल अध्यक्ष विजय बड़ोनी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि के रूप में जिले के वरिष्ठ उपाध्यक्ष महावीर सिंह नेगी उपस्थित रहे, जिसकी शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन और वंदे मातरम के साथ हुई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के द्वारा संगठन का वृत्त लेकर आगामी करणीय कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए सुझाव दिए। रानीखेत में अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के निर्देशों पर नगर कांग्रेस कमेटी ने तहसील परिसर रानीखेत में धरना प्रदर्शन किया। वक्ताओं ने कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। कहा कि केंद्र की मोदी सरकार नोटबंदी, कृषि कानून और अब अग्निपथ योजना जैसे काले कानूनों और हिटलरशाही फैसलों को देश पर थोप रही है। जहां नोटबंदी से सिर्फ और सिर्फ आम जनता परेशान रही और काले धन की एक फूटी कौड़ी भी वापस लाने में केंद्र की मोदी सरकार विफल रही, वहीं कृषि कानून को 1 साल बाद हमारे 700 किसानों की शहादत के बाद इस हिटलरशाही फैसले को केंद्र की भाजपा सरकार को वापस लेना पड़ा। वहीं इसी क्रम में अग्निपथ योजना भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ के साथ साथ देश की सुरक्षा के साथ भी समझौता है। कल शहीद स्मारक खटीमा में नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा अग्निपथ योजना के विरोध में खटीमा विधायक के नेतृत्व में सत्याग्रह कार्यक्रम रखा गया, जिस पर खटीमा के युवाओं और महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भागीदारी की। अग्निपथ के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। साथ ही भूतपूर्व सैनिक पूर्व कुंवर सिंह खनका ने कहा कि ये योजना हमारे युवाओं के लिए लाभकारी नहीं है। योजना से युवाओं को रोजगार नहीं दे रही है। सरकार इससे सरकारी ठेकेदारी प्रथा चला रही है, जो हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि में भी सही निर्णय नहीं है। वहीं खटीमा विधायक कापड़ी ने कहा कि सरकार युवाओं को गुमराह कर रही है। 2 साल पहले सेना की भर्ती हुई, जिसमें हमारे बहुत सारे युवा साथियों ने फिजिकल और मेडिकल दिया और अचानक एक टुकलक की फरमान जारी होता है भारत सरकार की ओर से भर्ती निरस्त और अग्निपथ हमारे देश की सुरक्षा से खिलवाड़ है, हमारे देश के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है। हमारी ये मांग है कि अग्निपथ को निरस्त किया जाए, पुरानी भर्ती बहाली किया जाए, उन युवाओं का जो 2 साल से रिटर्न की तैयारी कर रहे थे उनका रिटर्न कराया जाए।
लेकिन सरकार आज उन युवाओं को 4 साल का जो पैकेज दिखा रही है, इतने रुपए रिटायरमेंट 4 साल बाद मिलेंगे, तो उन युवाओं का पीएफ है वो। पहले साल में सरकार 9,000 रुपये पीएफ काट रही है, दूसरे साल में 9,900, तीसरे साल में 10,950, चौथे साल में 12,000, और वही पैसा इकट्ठा होकर करके 4 साल बाद उन युवाओं को दे रही है। 4 साल बाद जब 75% युवा को फेलियर कह के घर भेजेंगे, 25% को वहाँ रखेंगे, तो उन 75% युवाओं के मन में क्या भाव आएगा कि 4 साल मेहनत करने के बाद आदमी को सेना से घर भेज दिया गया। समाज में उनकी क्या मनोस्थिति बनेगी और वो मापदंड क्या होंगे, वो जिसमें 25% को रखेंगे, 75% को निकालेंगे। जो सरकार एक देश एक विधान एक संविधान कहती है, आज वो एक सेना एक विधान एक संविधान पे नहीं चल रही है। जहाँ आर्मी के सीडीएस और एनडीए निकाल कर अधिकारी बनते हैं, उनको 4 साल की ट्रेनिंग के बाद कहते हैं कि अब ये आर्मी के अंदर एंट्री करेंगे, और युवाओं को 4 साल में जो रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं कि आप वो घर भेज देंगे। जो युवा सीने पर गोली खाने के लिए तैयार है, जिसके अंदर देशभक्ति का जज्बा है, जो देश के लिए अपने आप को समर्पण करना चाहता है, उस युवा को 4 साल बाद घर भेज देंगे। तो ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी का हमारे देश की सुरक्षा पे बड़ा प्रश्न है और हमारे देश के युवाओं के भविष्य को लक्ष्य ले जाने का काम कर रहा है। तो देश भर में सत्याग्रह के मामले से, सत्याग्रह के माध्यम से इसका विरोध कर रहा है। उधम सिंह नगर जिले की किच्चा विधानसभा के कांग्रेसी कार्यकर्ता दीप सिंह हंसपाल पर हुए हमले के बाद प्रेस वार्ता कर कांग्रेसी कार्यकर्ता दीप सिंह हंसपाल के पिता निर्मल सिंह हंसपाल ने भाजपा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला पर हमला कराने का आरोप लगाया था। भाजपा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला पर लगाए गए आरोपों के कारण गुस्साए भाजपा कार्यकर्ताओं ने किच्चा कोतवाली पहुंचकर कोतवाल धीरेन्द्र कुमार को सामूहिक रूप से लिखित तहरीर सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि क्षेत्र के पूर्व विधायक और हमारे नेता राजेश शुक्ला को बदनाम करने की नियत से कांग्रेसी नेता आए दिन उन पर झूठे आरोप लगाते रहते हैं, जो कि किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत ही विडंबना की बात है कि 10 साल तक यहाँ विधायक भारतीय जनता पार्टी के राजेश शुक्ला रहे। एक बार भी, एक समय भी किसी प्रकार का भी किच्चा का अमन चैन या कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं हुआ। केवल विकास और विकास को गति दी गई। मगर आज परिवर्तन होने के बाद पारिवारिक लड़ाइयाँ, परिवार से अपने जो भी इनके लोगों के कांग्रेसी नेताओं और पार्टी के कार्यकर्ताओं कांग्रेस के, उनकी व्यक्तिगत लड़ाइयों जो आज नगर में अमन चैन खराब करने का जो काम कर रही है, वो केवल और केवल कांग्रेस के नेता हैं। आज मैं प्रूफ देता हूं, इसी वर्तमान आज की घटना है। जिन 2 आरोपियों को कांग्रेस के उस वरिष्ठ नेता निर्मल सिंह हंसपाल ने नामित किया है, वो दोनों के दोनों फोटो में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के प्रचार में वो साथ में हैं, और उन दोनों की फोटो, और वो दोनों अरेस्ट भी हो गए। पुलिस को मैं बधाई देता हूं। उसके बावजूद ये छल, ये कपट, ये षड्यंत्र से भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक को ये इसमें बदनाम करना और षड्यंत्र के तहत भाजपा को बदनाम करना, जो किच्छा के इस भाजपा के सारे कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पुलिस से मांग करते हैं कि जो षड्यंत्र के तहत, कुचक के तहत, छल कपट के तहत जो राजेश शुक्ला जी का नाम लिया गया है, जिसमें आरोपी जो थे वो पकड़े गए हैं, जिनका आपसी झगड़ा है, और हम पुलिस से मांग करते हैं कि जिन्होंने इस तरह का आरोप लगाया है उनको गिरफ्तार किया जाए और इस केस की जांच इतनी बारीकी से हो कि भविष्य में इस तरह का आरोप लगाने वाले लोग हिम्मत ना करें और किच्छा का अमन चैन खराब ना हो। में हमें समस्त कार्यकर्ता बीजेपी की तरफ से हमें तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें इन्होंने आरोप लगाए हैं कि जो मुकदमा प्राप्त संख्या 262/22 जो हैं उनके वादी हैं, ये निर्मल हंसराज, उनके ऊपर आरोप लगाए हैं कि उनके द्वारा राजनीति से प्रेरित कुछ कार्य किया जा रहा है, और वो तहरीर हम लोगों को प्राप्त हो गई, उसकी हम लोग जाँच करेंगे। और जो मुकदमा पंजीकृत है, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि उसमें हमने तत्काल जो तहरीर मिली थी उसके ऊपर तत्काल हमने अभियोग पंजीकृत किया था, और उसमें जो है मामले की पूरी गंभीरता को देखते हुए उसमें हमने अरेस्टिंग की है, जिसमें 2 नामजद लोग थे, दोनों लोग अरेस्ट हो चुके हैं। बाकी इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके विरुद्ध भी विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। जो तथ्य प्रकाश में आते हैं उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।
और ये जो प्रार्थना पत्र इनकी तरफ से दिया गया है, इसकी जांच करके जो भी इसमें तथ्य प्रकाश में आएंगे उसमें विधिक कार्रवाई। महिला चिकित्सालय हल्द्वानी की समस्याओं के निराकरण और आशाओं पर अनर्गल आरोप लगाए जाने के विरुद्ध उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन द्वारा हल्द्वानी की महिला अस्पताल परिसर में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद महिला अस्पताल की सीएमएस उषा जंगपांगी से वार्ता की, जिसमें उन्होंने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। चिकित्सा अधिकारी नैनीताल को ज्ञापन भेजा गया, जिसकी प्रतिलिपि महानिदेशक स्वास्थ्य उत्तराखंड देहरादून को भेजी गई। धरने के माध्यम से चेतावनी दी गई कि आशाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया तो फिर से आंदोलन किया जाएगा। सर, जैसे हम यहाँ मरीज को दिखाते हैं 3 महीने के, उनका 3 महीने में हम मरीज को लाते हैं तो 6 महीने की उनके वो अल्ट्रासाउंड की डेट दी जाती है। अब परसों हम पे आरोप लगा कि यहाँ पर प्राइवेट लैब की गाड़ी आई। प्राइवेट लैब की गाड़ी अंदर कैसे आई? यहाँ इनका गार्ड भी तो यहाँ पर खड़े रहते हैं, तो उनने अंदर क्यों आने, यहाँ पे एंट्री दे के अंदर आते हैं। जब उसमें आशा नहीं पकड़ी तो इनके गार्ड ने अंदर बुलाई थी, वो उसमें इनने साफ क्यों नहीं देखा कौन बैठा है, इसमें कौन आशा है, नाम क्यों नहीं दिया? सारी आशाओं को ऐसे बदनाम किया जा रहा है। उनमें कुछ पेशेंट को ले जाती है, जैसे वहाँ ले जाती हैं ये सुशीला क्या कहते हैं जांचों के लिए, पैथ लैब के लिए वहाँ ले जाती हैं, ये अपने निजी स्वार्थ के लिए। कुछ आशाएं हैं ऐसी, तो वो ये जो पॉइंट था तो उसमें उसने ये लिया कि आशाएं ऐसा कर रही हैं ऐसा कर रही हैं, तो उनको बड़ा बुरा लगा। तो इसलिए वो कह रही मैम आपने हमारी सारी आशाओं को घेर दिया, हम तो अच्छा काम कर कुछ वो भी कुछ ही कहूँगी मैं कि कुछ आशाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, वो किसी से कुछ वो भी नहीं लेती, मदद करती हैं। उल्टा मतलब उन लोगों के मतलब जो दूर से पहाड़ से आते हैं उनके घर में रह के कहती हैं हम खाना भी खिलाते हैं, उनको सब कुछ करते हैं। तो उन आशाओं को जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको बुरा लगा है, तो इसलिए वो मेरा सारा घेराव कर रहे हैं कि भैया आपने ऐसा कह दिया। अब मतलब जो गलत कर रहा है उसके तो गलत लिखेंगे हम लोग, तो उनको चिन्हित करोगे, ये कह रहे हैं ना। मेन पॉइंट है अगर जो गलत कर रहा है उनको चिन्हित करिए और उनके ऊपर कार्रवाई करें। तो ये भी मैं कहा बहुत अच्छा पॉइंट है मेरे लिए, तो अब और अच्छा रास्ता हो गया है कि चिन्हित तो मेरे नज़रों में तो बहुत सारा कार्रवाई मैं लिखती हूँ, आगे उच्चाधिकारियों को भी देती हूँ मैं कि आशाएँ ऐसे कर रही हैं। कितनी कुछ आशाएँ हैं जिन 1-2 के ऊपर तो हमने खुद ही अपनी समिति बना करके वो भी करवाया है केस, क्या कहते हैं उस बंदे के पैसे वापस करवाए हैं मैंने। एक क्या कहते हैं वो कौन सी आशा का नाम है, वो नाम भी भूल रही हूँ मैं, तबस्सुम कुछ, अब ऐसे नाम दूंगी तो फिर तुमको बहुत सारे नाम हैं ऐसे ना। तो क्या तो इसलिए ये होता है कि अब आशाओं को है कि भैया मैम आप नाम से बताओ, आप इससे हम सारी आशाएं वो हो जा रही हैं ना, दुखी हो जा रही हैं, इसलिए घेराव है इनका। ठीक है। कालाडूंगी निवासी मयंक मेहरा के निर्देशन में बनी हिंदी फिल्म एक छोटी सी लव स्टोरी का कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत द्वारा विमोचन और प्रसारण किया गया। सभी दर्शकों ने फिल्म को खूब सराहा। इस दौरान विधायक भगत ने सभी फिल्म कलाकारों को सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए फिल्म की सराहना की और उनके द्वारा भविष्य में फिल्म निर्माण में सहयोग की बात कही। वहीं इस दौरान फिल्म के निर्देशक और पूर्व राज्य मंत्री शांति मेहरा ने मुख्य अतिथि विधायक बंशीधर भगत का अभिनंदन किया। इस दौरान मयंक मेहरा ने बताया कि उनके द्वारा इस हिंदी फिल्म के माध्यम से ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि आज के दौर में अच्छे लोगों की पहचान विलुप्त होती जा रही है, पैसा और दबंगता हावी होता जा रहा है। वहीं नैनीताल विधायक सरिता आर्य ने भी फिल्म की सराहना की। विगत लंबे समय से विकास खंड मुनस्यारी के जौलढूंगा मदकोट मोटर मार्ग में सड़क कटिंग के बाद लगभग 3 वर्ष से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी अभी तक किसानों को कृषि योग्य भूमि का मुआवजा नहीं मिला है। 10 किलोमीटर की ये मदकोट जौलढूंगा मोटर मार्ग लोक निर्माण विभाग PWD के अंतर्गत है। किसानों को उनकी कृषि योग्य भूमि का मुआवजा देने को लेकर आज सामाजिक कार्यकर्ता और NSUI के जिला उपाध्यक्ष विक्रम सिंह दानू ने मुनस्यारी पहुंचकर उप जिलाधिकारी मुनस्यारी भगत सिंह फोनिया के माध्यम से जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को ज्ञापन भेजा। देहरादून के सेलाकुई क्षेत्र में फैली गंदगी से आम लोगों का जीना दूभर हो गया है। यहाँ की नालियों में कीचड़ और गंदगी से बीमारियों का खतरा भी पैदा हो सकता है। आपको बता दें कि वर्तमान में सेलाकुई एक औद्योगिक क्षेत्र भी है, वहीं यहाँ पसरी गंदगी पर किसी का भी ध्यान नहीं है। बेरीनाग नगर पंचायत अध्यक्ष हेमपंत ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे का पत्र डीएम पिथौरागढ़ को भेज दिया है। नगर पंचायत अध्यक्ष हेमपंत ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 4 वर्षों में बेरीनाग नगर पंचायत के साथ सौतेला व्यवहार किया और पूर्व में सीएम के द्वारा नगर पंचायत को नगर पालिका की घोषणा के बाद आज तक भी नगर पालिका नहीं बनी। पिछले माह 2 नगर की पेयजल व्यवस्था सहित अन्य समस्याओं को लेकर क्रमिक अनशन किया था। स्थानीय विधायक और प्रशासन के द्वारा अनशन खत्म करने के दौरान शीघ्र समस्याओं का समाधान का आश्वासन दिया था, लेकिन 1 माह के बाद भी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ।
सरकार से खिन्न होकर आज अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। बेरीनाग नगर पंचायत के साथ काफ़ी विसंगतियाँ हैं। पहली तो ये है कि इसको नगर पंचायत के स्थान पर सरकारी जीओ के आधार पर, चूंकि तहसील मुख्यालय का निकाय है, तो ये कम से कम नगर पालिका श्रेणी 4 से कम नीचे का नहीं हो सकता है। और इसके पंचायत होने से जो हमारा वित्तीय आवंटन होता है राज्य वित्त में, वो बहुत कम होता है। हमें मात्र 6 लाख रुपया पिछले वित्तीय वर्ष तक प्रति माह मिलता था, और इसमें हमारा ये पैसा लगभग तनख्वाह और डीजल में ही निकल जाता, साफ सफाई में निकल जाता था, और हमारे पास विकास कार्यों के लिए धन नहीं बचता था। तो हमारी एक तो प्रमुख मांग ये थी रही है पिछले 4 वर्षों से कि इसको पालिका का दर्जा दिया जाए और पंचम वित्त आयोग के तहत वित्तीय स्वीकृति दी जाए। दूसरा प्रमुख बिंदु बेरीनाग की जो मेन समस्या है वो जल संस्थान पानी पेयजल की है। हमारे यहाँ जल निगम एवं जल संस्थान दोनों विभागों द्वारा लिफ्ट योजना संचालित की जा रही है, परंतु उसके बाद भी बेरीनाग में कई जगह पानी का बहुत समस्या है, पानी की बहुत परेशानी है लोगों को। हमारे द्वारा इस संबंध में क्रमिक अनशन भी चलाया गया था जो 9 दिन तक चला था। उसके बाद माननीय विधायक जी और माननीय जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में एक संयुक्त बैठक हुई थी, जिसमें जल निगम और जल संस्थान के दोनों के अवर अभियंता शामिल हुए थे, और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि हम पेयजल व्यवस्था को शीघ्र ही दुरुस्त कर लेंगे। परंतु उसके बाद 2-3 बैठक और हो चुकी हैं, परंतु अभी तक किसी भी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमने प्रस्ताव पिछले 4 वर्षों में जो अवस्थापना के तहत सरकार को करोड़ों के प्रस्ताव भेजे थे छोटे छोटे कार्यों के, उनमें भी कोई स्वीकृति नहीं मिल पा रही है। और दैवीय आपदा मद में भी कई लोगों के आंगन और कई लोगों के घरों की दीवारें टूट गई हैं, तो उसके लिए भी हमने दैवीय आपदा मद में 1 करोड़ रुपये की मांग की थी। लगातार हम पिछले 3 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शहरी विकास मंत्री और माननीय जिलाधिकारी महोदय को अपनी समस्याओं से अवगत कराते आ रहे हैं, परंतु हमारी समस्याओं का कोई निराकरण नहीं हो पा रहा है। और जो बेरीनाग क्षेत्र की जनता है उसने काफ़ी अपेक्षाओं के साथ मेरे को एक निर्दलीय के रूप में जिताया था, और जब मुझे लगता है कि मैं उनकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैंने अपने पद से त्यागपत्र देना उचित समझा। महंत इंदिरेश अस्पताल पटेल नगर देहरादून की ओर से जिला अस्पताल पौड़ी में निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय न्यूरो शिविर में 384 से अधिक रोगियों का परीक्षण किया गया। शनिवार और रविवार को आयोजित शिविर में श्री महंत इंदिरेश अस्पताल के वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर पंकज अरोड़ा ने जिला अस्पताल में न्यूरो संबंधित परेशानियों के लिए रोगियों को परामर्श दिया। डॉक्टर पंकज अरोड़ा से चिकित्सा परामर्श करने के लिए 3 दिन पहले ही अपॉइंटमेंट फुल हो गए थे। शिविर में महंत इंदिरेश अस्पताल की ओर से रोगियों को निःशुल्क दवा वितरित की गई। शिविर में 50 से अधिक मरीजों का निःशुल्क सिटी स्कैन और 150 से अधिक मरीजों के एक्सरे किए गए। जिला अस्पताल पौड़ी में ये पहला अवसर था जब न्यूरो सर्जन चिकित्सकीय परामर्श के लिए आए। ये जानकारी जिला अस्पताल पौड़ी के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर पीके जैन ने दी। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।